Then after that it is related to the safe deposit articles and lockers. सेफ डिपॉजिट आर्टिकल्स एंड लॉकर्स. अब जब मैं सेफ डिपॉजिट लॉकर्स की बात करता हूं तो रिलेशनशिप क्या रहता है, लेसर लेसी का रहता है. बैंक इज द लेसर, कस्टमर इज द लेसी. हमने ऑलरेडी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के केस में ये पढ़ा था कि बैंक जो है वो लेसर है क्योंकि वो एक स्पेस जो है वो यहां पर रेंट आउट करता है, लीज के ऊपर देता है टू द कस्टमर. तो बैंक यहां पर लेसर है, कस्टमर यहां पर लेसी है. एंड फर्दर जो भी सामान यहां पर पड़ा है कस्टमर का लॉकर के बीच में, उसकी बैंक की उसके रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज से रिलेटेड है कि यहां पर अगर यहां पर कस्टमर ने लॉकर को ऑपरेट किया है तो जो लॉकर है वो प्रॉपरली क्या हो, लॉक्ड हो. लेकिन आरबीआई ने रिसेंटली यहां पर गाइडलाइंस इशू की हैं. आरबीआई ने रिसेंटली यहां पर गाइडलाइंस इशू की हैं जो यहां पर इस क्लॉज को बेसिकली क्या कर देती हैं, इसको यहां पर कट कर देती हैं. इसको यहां पर नई गाइडलाइंस यहां पर आ गई हैं. तो मैं आपको बता देता हूं, आइडिया देता हूं कि यहां पर जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बैंक की जो लायबिलिटी रहेगी, अगर तो एक्ट ऑफ गॉड है यानी कि नेचुरल कैलामिटी है, उसके केस में बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी. अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो उसके केस में बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी. लेकिन अगर बर्गलरी, फायर या फिर और किसी वजह से या एम्प्लॉय के फ्रॉड की वजह से अगर कोई यहां पर इश्यू रहता है तो उसके केस में बैंक के ऊपर जो यहां पर लायबिलिटी रहेगी दैट वुड बी मैक्सिमम अप टू 100 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेंटल ऑफ द लॉकर. तो 100 टाइम्स का जो रेंट है यानी कि 100 टाइम्स का जो रेंटल है, एनुअल रेंट जितना भी रहा होगा लॉकर का, जो भी एनुअल रेंटल रहा होगा लॉकर का मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स, ये मैक्सिमम बैंक की लायबिलिटी रहेगी इन द केस ऑफ द फायर बर्गलरी या फिर अगर फ्रॉड रहता है एम्प्लॉयज के एंड पर, तो यहां पर ये मैक्सिमम लायबिलिटी रहने वाली है बैंक के ऊपर. पहले कोई भी लायबिलिटी नहीं थी लेकिन अब इस लायबिलिटी को अफेक्स कर दिया गया है. लेकिन साथ के साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड है, अगर नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई लॉस होता है तो बैंक की कोई भी लायबिलिटी उस केस में नहीं रहेगी. इज दैट क्लियर? एंड फर्दर ये भी चीज यहां पर कही गई है कि अगर लॉकर को 3 साल से ज्यादा समय के लिए ऑपरेट नहीं किया गया, पर्सन ए को अपने एक लॉकर अकाउंट दे दिया, उसका जो लॉकर रेंट है वो यहां पर क्या कर रहा है, वो पे कर रहा है रेगुलरली द अकाउंट लॉकर रेंट इज बीइंग पेड. लेकिन 3 साल हो गए लॉकर अकाउंट को इसने ऑपरेट नहीं किया, 3 साल हो गए हैं लॉकर अकाउंट को इसने ऑपरेट नहीं किया. एंड ही इज मीडियम रिस्क कैटेगरी कस्टमर. इसकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है कस्टमर की दैट इज मीडियम रिस्क प्रोफाइलिंग कस्टमर. एंड इन द केस ऑफ द हाई रिस्क कैटेगरी कस्टमर इट इज 1 ईयर. हाई रिस्क कैटेगरी कस्टमर के केस में ये जो टाइम पीरियड है डेट इज 1 ईयर की 1 साल से अगर हाई रिस्क प्रोफाइल है 1 साल से अगर कस्टमर ने लॉकर को ऑपरेट नहीं किया, अगर मीडियम रिस्क कस्टमर है 3 साल से कस्टमर ने लॉकर को ऑपरेट नहीं किया, उसके केस में चाहे कस्टमर जो है वो रेगुलरली अपना लॉकर का रेंट पे कर रहा है तो बैंक यहां पर इमीडिएटली कांटेक्ट करेगा कस्टमर को, उसको कहेगा या तो लॉकर को ऑपरेट कर लो या फिर लॉकर को सरेंडर कर दो, या तो लॉकर को ऑपरेट कर लो या फिर लॉकर को सरेंडर कर दो, चाहे रेंट उसका रेगुलरली पे हो रहा हो. एंड फर्दर उससे यहां पर नॉन ऑपरेशन का रीजन भी पूछा जाएगा इन राइटिंग. पर्सन से, कस्टमर से उसने लॉकर को ऑपरेट क्यों नहीं किया, इसके रिलेटेड उससे रिटर्न में यहां पर रीजन पूछा जाएगा कि क्यों उसने यहां पर लॉकर को ऑपरेट नहीं किया. अगर लेसी यानी कि कस्टमर जो है वो जेन्युइन रीजन बताता है तो उसके केस में उसको ऑपरेट करने की इजाजत दे दी जाएगी. अदरवाइज कस्टमर को कहा जाएगा बैंक के द्वारा कि अपने अकाउंट को सरेंडर कर दो, वी डू नॉट रिक्वायर द कस्टमर एज सच यू. ओके. एंड यहां पर सीपीपी एपीएस ने रिकमेंडेशंस दी थी. सीपीपी एपीएस की जो रिकमेंडेशंस है वो पहले वाली हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल लेटेस्ट है. तो आपको दोनों को मिलाकर के मैं यहां पर बता देने वाला हूं कि क्या क्या चीजें रहने वाली हैं. सीपीपी एपीएस क्या है? इट इज कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज. तो पब्लिक सर्विसेज की ऑडिट करते हुए जो परफॉर्मेंस एंड प्रोसीजर्स के रिलेटेड यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने यहां पर रिकमेंडेशंस दी थी. दैट इज सेड टू बी सीपीपी एपीएस. ओके. तो यहां पर उन्होंने लॉकर्स के रिलेटेड भी रिकमेंडेशंस दी थी. देख लेते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस यहां पर दी गई हैं. सबसे पहले चीज जो यहां पर रहती है दैट इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ द लॉकर्स विल बी, इट इज टू बी डीलिंक्ड फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट. तो
तो यहां पर यह कहा गया कि आपको यहां पर लॉकर की अलॉटमेंट करने के लिए बैंक जो है वो कस्टमर को यह नहीं कह सकता कि हमारे पास टर्म डिपॉजिट रखो तो हम आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब बैंक जो है आजकल ये भी कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड परचेज कर लो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज कर लो, तो वो भी अलाउड नहीं है। यू कैन गो टू द ओम्बड्समैन, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई चीज कही जाती है। एंड फर्दर अगर कोई वेकेंट लॉकर अवेलेबल है, अगर कोई वेकेंट लॉकर अवेलेबल नहीं है, उसके केस में आपको कस्टमर को प्रॉपर उसका जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो प्रोवाइड करना होगा। आपको वेटिंग लिस्ट नंबर जो है वो प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज आपसे यहां पर जो लॉकर है वो यहां पर आपको अपॉइंट नहीं दिया जा सकता इस बेस पर कि सिर्फ और सिर्फ आप टर्म डिपॉजिट जमा करवाओ। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से आप टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं। किस अमाउंट तक के लिए? उस अमाउंट तक के लिए कि आपका 3 साल तक का जो रेंटल है, जो आपका 3 साल तक का रेंटल है, प्लस अगर इन केस अगर लॉकर को तोड़ने की जरूरत पड़ती है तो ब्रेकिंग के जो चार्जेस हैं वो यहां पर कवर हो जाए, इतने अमाउंट की एफडीआर आप यहां पर कस्टमर से ले सकते हैं। इज इट क्लियर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, जो नई गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आप कस्टमर से यहां पर उतने अमाउंट की टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं जिससे आपका 3 साल का रेंटल एंड इन केस अगर लॉकर को तोड़ने की जरूरत पड़ती है तो उसके जो चार्जेस हैं वो कवर अप हो जाए। इज इट क्लियर? फर्दर फिक्स डिपॉजिट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 साल का रेंट कवर हो जाए, ब्रेकिंग ओपन के चार्जेस ओपन हो जाए तो उतने यहां पर एफडीआर जो है वो यहां पर ली जा सकती है। एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी लॉकर्स को ऑपरेट किया जाता है। एंड ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही थी रिलेटेड की यहां पर हैजार्डस जो चीजें हैं, जो यहां पर खतरनाक चीजें हो सकती हैं, वो चीजों को, डेंजरस चीजों को रखा जा रहा था लॉकर्स में, उनको स्टोर किया जा रहा था। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उस क्लोज को पर्टिकुलरली यहां पर बैंक अपने लॉकर एग्रीमेंट में शामिल करें। जो बैंक है वो यहां पर अपने लॉकर एग्रीमेंट में शामिल करें, किस चीज को लेकर कि यहां पर किसी भी तरह की हैजार्डस चीजें है वो यहां पर कस्टमर के द्वारा यहां पर नहीं रखी जाएगी बैंक लॉकर में। इवन अगर यहां पर कई लोग जो थे वो यहां पर अपना जो काला धन है यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको भी यहां पर स्टोर करते हैं लॉकर्स में, तो वो भी क्लोज यहां पर आपको शामिल करनी पड़ेगी लॉकर रेंट एग्रीमेंट में। ओके, एंड रिलेटेड टू द रिटर्निंग ऑफ द आर्टिकल्स इन द सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, अगर सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेफ कस्टडी लॉकर इन द केस ऑफ द सेफ कस्टडी लॉकर्स बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर। तो 10th नंबर क्वेश्चन बता देता हूं यहां पर मैं। तो सेफ कस्टडी लॉकर के केस में व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या रहने वाला है इन द केस ऑफ द सेफ डिपॉजिट लॉकर? What would be the relationship between the banker customer under the case of the safe deposit locker? बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पूछ रहा हूं सर, तो काइंडली उसी के हिसाब से आंसर देना है। बेलर कौन होता है एज पर द कॉन्सेप्ट? अगर कंसेप्ट की वाइज देखते हैं तो बेलर कौन होता है? बेलर वुड बी द पर्सन जो यहां पर गुड्स का पोजेशन देता है। तो यहां पर पोजेशन कौन दे रहा है? कस्टमर पोजेशन दे रहा है ना गुड्स का, तो कस्टमर बेलर हुआ एंड बैंक क्या होगा? बेली होगा। तो सोनू सिंह ने यहां पर सबसे पहले आंसर दिया है दैट इज रिलेटेड टू बेली बेलर। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पूछा मैंने, कस्टमर बैंक रिलेशनशिप नहीं पूछा है। तो अगर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पूछा है तो आंसर वुड बी बेली एंड बेलर। तो सोनू सिंह ने यहां पर सबसे पहले आंसर दिया है दैट इज बेली एंड बेलर। दैट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, दैट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। एंड जब भी आपने यहां पर जो भी सेफ कस्टडी आर्टिकल्स के रिलेटेड आपने जो गुड्स है उनको आर्टिकल्स को रिटर्न करना है, जो आर्टिकल्स है उनको रिटर्न करना है, तो आरबीआई ने मान लीजिए सर्वाइवर के केस में यानी कि जो मेन पर्सन था उसकी डेथ हो गई है, उसके केस में यहां पर वापस करना है गुड्स को, तो उसके केस में क्या कहा गया है? उसके केस में यहां पर कहा गया है कि जो सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है, जैसे कि डिपॉजिट अकाउंट के केस में डिजीज्ड पर्सन को जैसे वापस किया जाता है, डिपॉजिट वापस किया जाता है, सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो किया जाएगा, सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो किया जाएगा। लेसर लेसी का जो रिलेशनशिप है दैट इज इन द केस ऑफ द लॉकर अकाउंट्स, नॉट इन द केस ऑफ द सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स के केस में क्या कि जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, जो स्पेसिफिक गुड्स हैं, उनको यहां पर
रैप करते हुए बैंक के पास दिया जाता है सेफ कस्टडी पर्पसेस के लिए। तो बैंक की जिम्मेदारी रहती है उनको ध्यान रखने के लिए, बैंक की जिम्मेदारी रहती है सेफ कस्टडी आर्टिकल्स को ध्यान रखने के लिए। सो दैट इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द लॉकर। तो लॉकर रेंट ड्यूज के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन केस कि यहां पर टाइमली इंश्योर होती रही पेमेंट, तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि आप यहां पर टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं। एंड फर्दर ऐसे जो डिपॉजिट होगा, टर्म डिपॉजिट होगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट लिया जाएगा, जो कि कम से कम 3 साल का रेंट कवर करेगा। एंड फर्दर उसमें जो ब्रेकिंग ओपन के चार्जेस हैं वो भी इसमें कवर किए जाएंगे इन केस अगर यहां पर लॉकर को ब्रेक करना पड़ता है। एंड अगर यहां पर लॉकर को टाइम से पहले, यानी कि मान लीजिए कस्टमर ने पहले 3 साल का एडवांस दे दिया एंड फर्दर लॉकर को यहां पर टाइम से पहले सरेंडर कर दिया जाता है, तो बैंक को जो भी एडवांस्ड रेंट आया है बैंक को वो रेंट वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। इन केस यहां पर बैंक का मर्जर होता है, बैंक की क्लोजिंग है या फिर शिफ्टिंग होती है, यानी कि ब्रांच क्लोज हो रही है, ब्रांच बंद हो रही है, या फिर ब्रांच की शिफ्टिंग हो रही है एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो यहां पर बैंक को सभी कस्टमर्स को कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। बैंक को सभी कस्टमर्स को कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। एंड जहां पर जो ब्रांचेज है, जैसे मान लीजिए अभी कई बार कोई एक्सीजेंसी है, कोई इमरजेंसी पोजीशन है, उसके केस में यहां पर अगर ब्रांच को एकदम से शिफ्ट करना पड़ रहा है या फिर ब्रांच को बंद करना पड़ रहा है, तो उसके केस में यहां पर कम से कम यहां पर जितना जल्दी हो सके बैंक को कस्टमर्स को नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन जहां पर प्री प्लान्ड है वहां पर बैंक को कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कस्टमर को, रिलेटेड टू कि ब्रांच बंद हो रही है या ब्रांच को शिफ्ट किया जा रहा है या बैंक्स का मर्जर हो गया है इस केस में। ओके, एंड फर्दर नॉमिनी को यहां पर अकाउंट में रखना मैंडेटरी होगा, नॉमिनी को अकाउंट में रखना यहां पर मैंडेटरी होगा। देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू न्यू कंपनसेशन पॉलिसी, इट इज रिलेटेड टू द न्यू कंपनसेशन पॉलिसी। सो व्हाट डज इट सेज कि यहां पर कोई भी लाइबिलिटी, जो कोई भी डैमेज होता है, कोई भी लॉस होता है कंटेंट्स का ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स हो गए, लाइटिंग हो गई, थंडरस्टॉर्म हो गया, जो भी यहां पर है, तो उसके केस में यहां पर बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन इन केस अगर यहां पर बैंक का फॉल्ट रहा है या फिर बैंक की नेग्लिजेंस रही है, तो उसके केस में यहां पर बैंक की जो लायबिलिटी है दैट वुड बी 100 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेंट। लेकिन अगर कस्टमर की गलती की वजह से, कस्टमर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई लॉस होता है, तो उसके केस में बैंक की कोई भी जिम्मेदारी, बैंक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी नहीं बनेगी। ओके, एंड फर्दर बैंक को यह भी हिदायतें दी गई हैं कि बैंक यहां पर एप्रोप्रिएट केयर करे लॉकर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो यहां पर लॉकर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, एंड इन केस ऑफ सच इवेंट्स सच एज फ्रॉड बाय बैंकिंग प्रोफेशनल्स, फायर, बर्गलरी, बिल्डिंग कोलैप्स, जो लायबिलिटी यहां पर बैंक की सेट की गई है, जैसे मैंने आपको बताया, that is 100 times of the amount of the yearly rent, that is 100 times of the amount of the yearly rent in that particular case. Is that clear? Okay, further it is related to safe custody articles and lockers के बीच में क्या क्या एक डिफरेंस है, उनको एक बार देख लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। रिलेशनशिप की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो सेफ कस्टडी आर्टिकल्स है वो आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आता है, तो वहां पर जो रिलेशनशिप है वो बेली बेलर का है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो बेली बेलर का है। एंड फर्दर लॉकर के केस में बैंक जो है दैट इज लेसर एंड कस्टमर इज लेसी। एंड फर्दर जो यहां पर सेफ कस्टडी आर्टिकल है इसके केस में कोई भी स्पेस को लीज आउट नहीं किया जाता, जबकि लॉकर्स के केस में जो स्पेस है उसको लीज आउट किया जाता है। अगर हम नॉमिनेशन की बात करते हैं तो यहां पर जो सेफ कस्टडी आर्टिकल है उसके केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉमिनेशन अलाउड रहती है। इन केस अगर यहां पर जो ऑपरेशंस है एक्सेप्ट इन जॉइंटली ऑपरेटेड जो अकाउंट होते हैं, जो सेफ कस्टडी अकाउंट होते हैं, उनके केस में कोई भी नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। एंड फर्दर लॉकर्स के केस में अगर हम देखते हैं तो यहां पर सिंगल नॉमिनेशन अलाउड रहती है, लेकिन जहां पर जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स हैं वहां पर 2 नॉमिनेशंस की जा सकती हैं एज पर द आईबीए रूल्स, लेकिन 2 से ज्यादा नॉमिनेशंस नहीं की जा सकती हैं। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू ड्यूटी ऑफ द बैंक,
तो यहां पर जब सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं तो यहां पर बैंक के पास पोजेशन रहता है गुड्स का, तो बैंक को यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी पड़ती है रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ द आर्टिकल्स। लेकिन जब हम लॉकर्स की बात करते हैं तो यहां पर बैंक को इंश्योर करना पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ जो लॉकर है वो प्रॉपर्ली लॉक्ड हो जब भी कस्टमर यहां पर लॉकर को ऑपरेट करने के बाद गया है। फर्दर इट इज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स, तो यहां पर डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स जो है गुड्स की कस्टमर को तब दी जाएगी जब यहां पर जो सेफ कस्टडी रिसिप्ट है वो कस्टमर के द्वारा दी जाएगी। लेकिन लॉकर के केस में कस्टमर जो है वो अपने यहां पर हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर लॉकर को ऑपरेट करता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, अगर यहां पर जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाती है, अगर यहां पर जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके केस में जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा वो यहां पर वैलिड नहीं होगा। मान लीजिए अगर अकाउंट है, सेफ कस्टडी आर्टिकल है या फिर लॉकर अकाउंट है, अगर उसके केस में नॉमिनी नहीं है तो उसके केस में जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो यहां पर वैलिड नहीं होगा, ना तो लॉकर के केस में ना ही हमारा सेफ कस्टडी आर्टिकल के केस में। एंड यहां पर आपको या तो विल को प्रोबेट करवाना पड़ेगा या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। प्रोबेट करवाने का मतलब है कि यहां पर एग्जीक्यूटर या तो अपॉइंट होगा विल के, जो विल में पर्सन का नेम्ड है उसके हिसाब से, या फिर कोर्ट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा जिसके हिसाब से यहां पर डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स की जाएगी। सेम इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द लॉकर्स टू, लॉकर्स के केस में भी सेम चीज यहां पर ये एप्लीकेबल रहती है। इज दैट क्लियर?